नमस्कार दोस्तों, मैं गगन कुमार, गगन चुंबी जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम आपसे जुड़े हैं और एक ऐसे व्यक्ति का कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो एक साधारण मानव था और साधारण से असाधारण बनने की कहानी है और कैसे पूरे दुनिया को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर लाया, सत्य और अहिंसा का मार्ग पढ़ाया और पूरा दुनिया आज उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है, बापू के नाम से जानता है। महात्मा गांधी एक वाक्य बोले कि उस देश में आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है जहां पर लोगों को गलती करने का मौका न मिले। और लोगों ने इस वाक्य का ऐसा फायदा उठाया कि अगर इस वाक्य का एग्जाम्पल लेकर के सबसे ज्यादा अगर किन्हीं को गाली दिया तो महात्मा गांधी को गाली पड़ा। पूरा दुनिया जिसको सैल्यूट करती है, हमारे देश भारत में ही उनको गाली पड़ता है। खैर, गांधी गांधी है, वो सबको क्षमा कर देते हैं। हम लोग गांधी का जीवनी देखेंगे, गांधी का जीवन यात्रा देखेंगे, देश की आजादी में, देश के संघर्ष में उनका क्या योगदान था, उनका क्या संघर्ष रहा, इसको आज हम लोग जानेंगे। गांधी की जीवनी को 4 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। उनका बाल्यावस्था, दूसरा वो पढ़ने के लिए ब्रिटेन जाते हैं, वकालत का पढ़ने के लिए, तो दूसरा ब्रिटेन का जो दौर है वो देखेंगे। तीसरा वो अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने, तो उस हिस्से को देखेंगे। और चौथा, जब साउथ अफ्रीका से गांधी वापस आते हैं भारत के आजादी में और एक नया युग का शुरुआत होता है, इतिहास में उसका नाम ही दिया गया गांधी युग। इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे एक एक करके। एक साधारण से असाधारण बनने की कहानी आज आपको सुनाने वाले हैं महात्मा गांधी की। शुरू से शुरू करते हैं। मैं गगन कुमार। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ थे। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई, बाद में कस्तूरबा गांधी बन गई। आप जब गांधी को पढ़िएगा, गांधी को जानिएगा, तो गांधी का जो प्रारंभिक अवस्था है, शुरुआती जीवन उनका गुजरात में ही पठन पाठन हुआ है। वो बहुत डरपोक हैं, बहुत साई हैं, बहुत लसकोट हैं, डरे हुए हैं, कॉवर्ड हैं। स्कूल में जाते हैं दब्बू की तरफ से, दब्बू की तरह कोना में बैठे हुए हैं गांधी। अभी वो मोहनदास हैं। आज पूरे सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा लड़का असाधारण प्रतिभा का धनी कैसे बना, एक मोहनदास कैसे महात्मा गांधी बना। वो डरपोक किस्म के लड़का है। बाकी अन्य विद्यार्थी उनको बुली करते हैं, तंग करते हैं। गांधी का जो बचपन है उस पर देखिएगा कि हरिश्चंद्र का बहुत ज्यादा प्रभाव है। गांधी अपने बचपन में नौटंकी नाटक देखा करते हैं, राजा हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार, और घर आकर खूब रोते हैं कि हर कोई हरिश्चंद्र की तरह क्यों नहीं है। गांधी के जीवन पर उनके माता का बहुत ज्यादा योगदान है। माता धार्मिक प्रवृत्ति के है, हर किसी के जीवन में माता का योगदान है। आप छत्रपति शिवाजी का जीवनी उठाकर पढ़िए, लवकुश का जीवनी उठा करके पढ़िए, हर किसी में मिलेगा। महात्मा गांधी का जीवनी पढ़िए, हर किसी के जीवन में माता का योगदान बहुत ज्यादा होता है। किसी भी बच्चे के निर्माण में माता का योगदान में अहम रोल है। प्रारंभिक जीवन में महात्मा गांधी एक साधारण विद्यार्थी हैं, सामान्य विद्यार्थी हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके पास टैलेंट नहीं है। धीरे धीरे ये किशोरावस्था में आते हैं। 13 वर्ष की आयु में इनका शादी करा दिया जाता है कस्तूरबा गांधी के साथ। उसके बाद जब आगे के पठन पाठन का दौर आता है, तो
आगे की पढ़ाई के लिए बात चलता है कि इन्हें ब्रिटेन भेजा जाए। इनका जीवनी जब पढ़िएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो पता चलता है कि गांधी डॉक्टर बनना चाहते हैं, किंतु ये वैष्णव घर से बिलोंग करते हैं और वहां पर चीर फाड़ ये सब अलाउड नहीं है। तो उसके चलते गांधी को फिर बाद में कहा जाता है इनको बैरिस्टर पढ़ने का, बैरिस्टर का पढ़ाई पढ़ने का, वकालत का पढ़ाई पढ़ने का, लॉ का पढ़ाई पढ़ने का ऑप्शन दिया जाता है। गांधी अभी भी इंट्रोवर्ट है, मितभाषी हैं। गांधी को वकालत पढ़ने के लिए 1888 ईस्वी में ब्रिटेन भेजा जाता है। इनकी माता बहुत अच्छे से समझाती है, कोई भी माता अपने बच्चों को समझाती है, गांधी की भी माता जी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि बाहर पढ़ाई करने जा रहे हो तो नशा वगैरह, शराब वगैरह से दूर रहना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, चूंकि वैष्णव घर से आते हैं, महिलाओं से दूर रहना। गांधी लॉ की पढ़ाई करने ब्रिटेन चले जाते हैं और वहां का कल्चर, वहां का माहौल बिल्कुल अलग है इंडिया के माहौल से। गांधी को देख रहे हैं वहां पर, इनका जो रूम पार्टनर है वो नॉन वेजिटेरियन है, वो खूब मांस मछली खूब खाता है। गांधी जब वहां जाते हैं, वहां देखते हैं ब्रिटेन में जब लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज सीखते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। गांधी अपने बायोपिक में खुद से लिखे हैं, वैष्णव संप्रदाय होने के बावजूद भी गांधी कभी वहां मांस का भी सेवन किए हैं, कभी शायद सिगरेट भी पी लिए हैं, कभी शायद शराब का भी सेवन किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं गांधी कि हाँ हमने ये काम किया है। अभी भी गांधी मोहनदास एक सामान्य विद्यार्थी की तरह है, एक साधारण आदमी की तरह है। वहां पर बहुत सारे चीज सीखते हैं। गांधी लिखते हैं कि वो डांस भी वहां सीखने का कोशिश किए हैं, पियानो भी बजाने का कोशिश किए हैं। भाषा भाषा से बहुत ज्यादा गांधी को प्रेम है। लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, अरेबिक भाषा, अरेबियन, कई एक भाषा सीखने का काम किया है। गांधी को भाषा पर पकड़ है। आप जब आगे चल करके गांधी को देखिएगा, पढ़िएगा, तो समझ में आएगा कि हाँ गांधी को भाषा पर अच्छी तरह से पकड़ है। 1888 से 1891 तक गांधी ब्रिटेन में पढ़ाई किए, बैरिस्टर का, लॉ का, और 1891 में एक बार फिर से वापसी हो गया गांधी का भारत में। अब देखते हैं कि 1891 से 1893 गांधी भारत में रहते हैं। 93 में ये साउथ अफ्रीका जाएंगे, लेकिन 1891 से 1893 के बीच गांधी का भारत में क्या अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसका चर्चा करते हैं। गांधी एलएलबी की पढ़ाई करके आ चुके हैं, लॉ का डिग्री है इनके पास। राजकोट हाईकोर्ट में जाते हैं वकालत करने। गांधी फेल, इनका वकालत फेल। ऐसा नहीं कि गांधी को एलएलबी समझ में नहीं आया, वकालत समझ में नहीं आया, लेकिन एक होता है ना कि किताबी ज्ञान अलग चीज है और व्यवहारिकता अलग चीज है। गांधी इसी में फेल कर गए। गांधी के पास नॉलेज तो है लेकिन व्यवहारिकता नहीं है। गांधी जज के सामने खड़ा हो रहा है, इनका पैर कांप रहा है, थर 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 थर। गांधी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जज के सामने, ये खुद से गांधी का एक्सेप्टेंस है। गांधी जब खुद से बोलने जा रहे हैं जज के सामने, आवाज नहीं निकल रहा है, खाली हवा निकल रहा है। एक छोटा मोटा केस था जमीन के मामला का। गांधी अंततः विवश होकर के वो केस दूसरे वकील को दे दिया, दूसरे वकील को हैंड ओवर कर दिया कि आप इस केस को देख लीजिए, और उससे जो पैसा लिए थे गांधी वो रिटर्न कर देते हैं। प्रारंभिक दौर गांधी का देखिए कैसे चला है, कैसे गांधी फेल हुए हैं। ये सीखने वाला चीज है कि एक साधारण व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे आगे निकल सकता है। गांधी फेल कर गए वकालत में,
गांधी अपने जीवनी में लिखते हैं कि केवल वे कोर्ट में जाते हैं और सोते हैं। कोर्ट जाना सोना, कोर्ट जाना सोना, कोर्ट जाना सोना उनका प्रैक्टिस बन चुका है। उनका जीवन स्टैटिक हो चुका है, स्थिर हो चुका है, क्योंकि वकालत उनका चल नहीं रहा है। कोर्ट में जाते हैं, सो जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, सो जाते हैं। इसी बीच वो बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाने का भी काम किया है। लेकिन गांधी के जीवन में कोई बहुत ज्यादा भी हलचल नहीं हो रहा। गांधी अभी भी मोहनदास, उनके पास एक वकालत का डिग्री है, और डिग्री उनके कोर्ट, राजकोट हाई कोर्ट में उनका डिग्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि गांधी व्यवहारिकता में फेल कर जा रहे हैं। जज के सामने बोल नहीं पा रहे, जज के सामने खड़ा नहीं हो पा रहे। लेकिन समय करवट लेता है, और समय होता है 1893। 1893 गांधी का जीवन में यहां से करवट लिया है। अभी भी गांधी महात्मा नहीं है। गांधी के पास एक खत आता है। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति है, दादा अब्दुल्ला। वो इंडिया के आदमी है, गुजरात के हैं। अफ्रीका में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से काम करने जाते थे। कुछ को अंग्रेजी हुकूमत जबरन ले जाती थी, कुछ लोग अपने मन से भी जाते थे काम करने, और उनसे एक एग्रीमेंट करवाता था अंग्रेजी सरकार, एक एग्रीमेंट। लोग जो यहाँ के जो लोग थे वो एग्रीमेंट शब्द नहीं बोल पाते थे, तो एग्रीमेंट शब्द के लिए वो धीरे धीरे गिरमिट शब्द बोलने लगे, और वहीं से शब्द बन गया गिरमिटिया मजदूर, जिनको एक एग्रीमेंट के तहत साउथ अफ्रीका लेके जाया गया था। वो मजदूर कहलाए बाद में गिरमिटिया मजदूर। खैर वो अलग दास्ता है। दादा अब्दुल्ला भी साउथ अफ्रीका में जाकर के अपना व्यवसाय कर रहे हैं, इनका बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है। लेकिन इनका पारिवारिक उलझन, पारिवारिक झगड़ा है। इनका जो पारिवारिक झगड़ा है, पुराना जो वसीयत है, जो दस्तावेज है, उसको लेकर के झगड़ा हो रहा है, संपत्ति बंटवारा को लेकर के। और वो झगड़ा कहाँ चल रहा है? साउथ अफ्रीका के कोर्ट में। इनका जो वसीयत है वो गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, समझिएगा। दादा अब्दुल्ला का वसीयत गुजराती भाषा में है, और अफ्रीका के कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अफ्रीका के जज को इंग्लिश आता है, गुजराती तो वहां किसी को आता नहीं है। तो दादा अब्दुल्ला को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो गुजराती भी जाने और इंग्लिश भी जाने, और गुजराती को इंग्लिश में अनुवाद कर सके। ऐसे में आप देखिएगा तो गांधी सूटेबल बैठते हैं, गांधी बिल्कुल सही है। तो वो गुजराती भी अच्छा जानते हैं और इंग्लिश भी अच्छा जानते हैं। गांधी के सामने ऑफर आया दक्षिण अफ्रीका चलने का, गांधी जी तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि उनका यहां पर जो स्थिति है भारत में, राजकोट में, हाई कोर्ट में, सामान्य से भी नीचे है। कोर्ट जाना है सोना है, जाना है सोना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। उनको एक मौका मिला, तुरंत तैयार हो गए। गांधी 1893 में अफ्रीका। गांधी जी अब यहां से उनका जो है से परिवर्तन आना शुरू होगा। यहां से गांधी का जीवन में परिवर्तन आता है। गांधी जी 1893 से लेकर 1915 तक अफ्रीका में रहे, 21 साल रहे। और यही 21 साल जो है जिसमें गांधी जो है जो एक सामान्य से असामान्य बनेंगे। गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं, वहां एक प्रोविंस है नेटाल। वहां दिखते हैं साउथ अफ्रीका में पहुंचने के बाद कि यहां पर वहां के जो लोकल सिटीजन है, अफ्रीका के जो लोकल सिटीजन है, या फिर जो भारतीय जो गिरमिटिया मजदूर वहां पर हैं, उनका स्थिति भारत से भी बदतर है, बद से बदतर स्थिति है। गांधी जी ब्रिटेन से चूंकि ला पढ़ के आए थे, टाई कोट सूट बेल्ट हैट सब पहनते थे। गांधी खुद कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में ही वॉज मोर ब्रिटिशर देन इंडियन।
गांधी का जो ज्यादा जो पहनावा है, ब्रिटेन में रहने के चलते ब्रिटेन का जो वेशभूषा है, कोट पहनना, सूट पहनना, टाई पहनना, इस तरीके से उनका वेशभूषा हो चुका है। और कहीं ना कहीं अंदर ये फीलिंग भी है कि हम सुपीरियर हैं औरों से, कि हम वकालत पढ़े हुए हैं, लॉ पढ़े हुए हैं। लेकिन अंग्रेज तो किसी को नहीं लगाते हैं। गांधी पहुंचे हैं साउथ अफ्रीका। नेटाल एक प्रोविंस है। नेटाल से इनको मुकदमा लड़ने के लिए जो कोर्ट जाना है, तो वहां पर उसका कैपिटल पड़ता है नेटाल का पिट्समारिट्सबर्ग। पिट्समारिट्सबर्ग में जैसे ही गांधी ट्रेन पर चढ़ते हैं, बैठते हैं, इनके पास क्लास 1 टिकट है। क्लास 1 का इनके पास टिकट है। वहां पर सामान्य लोगों के लिए थर्ड क्लास या पैसेंजर जैसे बोगी में चढ़ना रहता था। लेकिन गांधी के पास चूंकि टिकट जो है, पहले से टिकट ये ले चुके थे, इनके लिए ये नहीं ले चुके थे, इनके लिए ले लिया गया था, वो क्लास 1 का था। गांधी ट्रेन में 1 क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। सामने उधर से कोई कांस्टेबल आता है, दिखता है कि अश्वेत आदमी कैसे क्लास 1 में बैठ गया। गांधी को बोलता है, बाहर जाओ, बाहर जाओ। गांधी कहते हैं, मेरे पास टिकट है। कहते टिकट उकट बाद में, चलो बाहर निकलो। गांधी कहते हैं, ऐसे कैसे बाहर चले जाएंगे, मेरे पास टिकट है, देखिए आप टिकट चेक करिए। कांस्टेबल आता है, दोनों हाथ धरता है, पैर उठा के ट्रेन की बोगी से बाहर। तब गांधी को हकीकत पता चलता है, यू आर वेलकम इन साउथ अफ्रीका मिस्टर गांधी। ये जो दृश्य है, ये जो सीन है, गांधी को समझ में नहीं आता है कि उनके साथ क्या हुआ। उनका अपराध आखिर क्या था कि किसी ने उठा करके बाहर बिक दिया, वो भी एक पढ़ा लिखा बैरिस्टर का पढ़ाई किए हुए। तो सोच के देखिए कि वहां एक सामान्य भारतीय के साथ क्या स्थिति होगा। एक वाक्य आता है जो पूरे हर किसी के लिए अमानवीय है। जगह जगह पे लिखा होता था होर्डिंग लगा के कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीय के लिए कितना शर्मिंदगी का बात है, अंग्रेज हमको हमारा तुलना कुत्ता से कर रहा है। गांधी सोचने पर विवश हो जाते हैं। गांधी केस लड़ने जज के सामने जाते हैं। गांधी के सर पे पगड़ी है, टर्बन। जज कहता है, पहले पगड़ी उतारो, उतारो पगड़ी। गांधी को समझ में नहीं आ रहा कि गांधी के साथ क्या हो रहा है। क्या एक सामान्य व्यक्ति इज्जत का जिंदगी, सम्मान का जीवन नहीं जी सकता है? जहां पर ये लॉ का पढ़ाई पढ़ के आए थे ब्रिटेन में, वहां पर ऐसे भेदभाव नहीं है। और वही ब्रिटानी हुकूमत साउथ अफ्रीका में जब शासन कर रही है, तो रंग भेद का नीति अपनाई हुई है कि ये गोरा, ये काला। अब गांधी जो है से अंदर से उनका जो गांधीवादी विचारधारा है, वो अब धीरे धीरे पनपना शुरू होगा। 1894 में गांधी नेटाल कांग्रेस कमेटी का गठन करते हैं साउथ अफ्रीका में। गांधी अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ना शुरू करते हैं। गांधी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे साउथ अफ्रीका में। सत्य के साथ लड़ना ये शुरू करते हैं। गांधी जी वहीं पर आश्रम बनाते हैं। फिनिक्स फार्म एक जगह है, वहां पर फिनिक्स फार्म आश्रम बनाते हैं। गांधी लियो टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित है। बहुत बार कंपिटेटिव एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में पूछा है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। अपना आश्रम का नाम रखते हैं टॉल्स्टॉय आश्रम।
वहां पर भारतीय के साथ बहुत सारा समस्या है, बहुत शोषण हो रहा है वहां, रंग भेद की नीति है, गिरमिटिया जो मजदूर हैं उनका परमिट सिस्टम है, परवाना व्यवस्था। परवाना व्यवस्था के तहत लोगों के पास अपने पास एक परमिट रखना पड़ता था। आधार कार्ड आज के समय में जैसे बनता है ना, वैसे एक परमिट रखना पड़ता था किसी को। अगर वो परमिट नहीं है तो मान के चलिए कि मान लेते हैं कि हर एक फैमिली में कोई बच्चा है, कोई बीवी है, कोई पिता है, सबको अपना एक आधार कार्ड की तरह एक परमिट रखना पड़ता है। अगर वो भुला गया तो सरकार ये मानेगी ही नहीं कि हाँ आपका उसके साथ संबंध है। परमिट व्यवस्था। गांधी बोली गलत है। इसका क्या मतलब कि एक कागज का टुकड़ा आपको ब्लड रिलेशन को दिखाएगा। लोगों को वहां वोटिंग राइट नहीं है। साउथ अफ्रीका में लोग अफ्रीका के हैं, शासन अफ्रीका में हो रहा है, लेकिन उसके लिए वोट, उनका वोटिंग राइट नहीं है। भारतीयों को भी वोटिंग राइट नहीं है। वहां के जो लोग हैं वो गांधी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा इस लड़ाई को लड़िए। गांधी पहली बार 1906 में परवाना व्यवस्था के विरुद्ध सत्याग्रह छेड़ देते हैं और गांधी पहली बार 1908 में साउथ अफ्रीका में जेल गए। सत्य और अहिंसा, इसी हथकंडा को अपनाकर गांधी जो है अपना युद्ध शुरू करते हैं। और गांधी विदेश की धरती पर अंग्रेजों को, जिसका पूरे पृथ्वी पर 2/3 साम्राज्य पर हुकूमत चल रहा था, उसको विदेश की धरती पर गांधी हराएं, वो भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर। ये गांधी का बहुत बड़ा जीत था। पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर भी अंग्रेजों को झुकाया जा सकता है, अंग्रेजों को इस मार्ग पर भी चलकर अंग्रेजों को परास्त किया जा सकता है। पहली बार कोई करके दिखाया, गांधी थे। इसकी चर्चा भारतीयों को भी हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी से मिलने साउथ अफ्रीका चले गए। गांधी को इनवाइट करते हैं, भारतीय परिदृश्य का विवरण गांधी को सुनाते हैं, भारत की स्थितियों का चर्चा करते हैं और गांधी को इनवाइट करते हैं कि आप भारत आइए। गोपाल कृष्ण गोखले प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी 1915 से पहले भी एक बार भारत आए थे 1901 में, और वे कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिए थे। लेकिन पूरी तरह से जो गांधी का आगमन हुआ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915, गांधी भारत आ गए। लेकिन गांधी अभी भी मोहनदास हैं। गांधी को लोग विदेश में जाने हैं। भारत के गिने चुने लोग हैं जो गांधी को जानते हैं, जो इंटरनेशनल न्यूज को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करते हैं, वो गांधी को जान सके। भारतीय लोग अभी भी गांधी से अनभिज्ञ हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं गांधी से कि भारतीय राजनीति का बागडोर आप अपने हाथों में लीजिए। अभी भी भारतीय लोग पूरी तरह से गांधी से परिचित नहीं है और न ही लोग जानते हैं गांधी को। गांधी पहली बार बीएचयू का स्थापना बनारस में हो रहा है, वहां पर भाग लेते हैं। गांधी भारत के राजाओं को खरी खोटी सुनाना चालू कर देते हैं। वहां के राजा महाराजा भागने लगते हैं, क्या बोल रहा है। गांधी जी को शांत कराया जाता है। गांधी जी अभी पूरी तरह से भारतीय से परिचित नहीं है, न ही यहाँ के लोग इनसे परिचित हैं। गांधी जी 1 साल साउथ अफ्रीका से आने के बाद भारत भ्रमण करने का काम किए हैं। यहाँ के गांव गांव, गली गली, कस्बा कस्बा जाकर घूमे हैं, भारतीय को जाने हैं, भारतीय को समझे हैं। भारत का स्थिति बद से बदतर है।
राष्ट्र क्या होता है, देश क्या होता है, दूर दूर तक लोग इससे अपरिचित हैं, दास्ता के शिकार हो चुके हैं। दास्ता उनका पूरा मन मस्तिष्क में छा चुका है। पहले सल्तनत काल के दास्ता था, फिर मुगलों का दास्ता, आज अंग्रेजों का दास्ता स्वीकार कर चुके हैं। आजादी से दूर दूर तक अपरिचित है। गांधी को लगता है कि इनको सूट बूट में तो देश और आजादी की भाषा नहीं समझाया जा सकता। और उसी समय से गांधी जो है अपना टाई, सूट, बेल्ट, कोट सारा उतारे और एक आम नागरिक, आम जनता का वेशभूषा धारण किए। अब गांधी 1916 लखनऊ अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। अभी भी लोग गांधी से परिचित नहीं है। गांधी को अंत में समय दिया गया कि आप भी अपना कुछ मंतव्य रखिए। गांधी जब बोलना शुरू करते हैं, अंत में समय मिला था, लोग पब्लिक उठ के जाने लगे थे, अधिवेशन समाप्ति की ओर था, लेकिन जब गांधी बोलना शुरू किए तो पहली बार जनता को लगा कि हाँ, हमारा बात को कोई रख रहा है, हमको कोई समझ रहा है। क्योंकि उस समय तक जो भी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वही सूट कोट बेल्ट टाई। पहली बार कोई धोती पहनकर आदमी आया है जो आम जनता की भावनाओं को सामने प्रकट कर रहा है। 1916 लखनऊ अधिवेशन, नरम दल गरम दल एक हुआ है। यहीं पर एक व्यक्ति है जो बिहार से चल के गया और गांधी से मिलता है, राजकुमार शुक्ल। गांधी को इनवाइट करता है, कहता है कि चलिए बिहार। बिहार में किसानों का स्थिति बद से बदतर हो चुका है। यहां नील की खेती करवाया जा रहा है और एक बार जिस भी भूमि पर एक बार नील का खेती हो जाता है, वो खेत बंजर हो जाता है। और यहां अंग्रेजों ने यहां के किसानों के साथ एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया था, जिसे 3 कट्ठा व्यवस्था कहा गया, कि हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना आपको जरूरी है। और जिस खेत पर एक बार आप 3 कट्ठा नील का खेती किए, खेत बंजर, अगले साल कहीं और पर नील का खेती किए, खेत बंजर, अगले साल कहीं और नील का खेती किए, खेत बंजर। आप नील उनको उपजा के नहीं दीजिएगा कि पैसा दे रहे हैं, आपको खेती भी करना है, आपका खेत भी बंजर होते जा रहा है, पूरा का पूरा खेत बंजर होते जा रहा है। गांधी चंपारण जाने के लिए सहमत हो गए। राजकुमार शुक्ल 1917 गांधी चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण घूम रहे हैं, चंपारण का दौरा कर रहे हैं। चंपारण के कलेक्टर को यह बात पता चला कि कोई आया है, गांधी नाम का व्यक्ति, जो चंपारण में घूम घूम करके यहां के लोगों की स्थिति का जायजा ले रहा है। चंपारण के कलेक्टर ने आदेश जारी किया कि तुम कौन हो गांधी, हम नहीं जानते, तुम चंपारण छोड़ करके निकलो यहां से, तुम्हारे चलते इस चंपारण में अव्यवस्था फैल रहा है। चिट्ठी गांधी के नाम का था, गांधी को चंपारण से बाहर निकलना था। गांधी ने उसका तत्काल जवाब दिया कि यह मेरा देश है, मैं शांति के साथ अपने देश में घूम रहा हूं, इससे आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, और इसके बाद आपको जो कार्रवाई करना है करिए। इतिहास में पहला कोई व्यक्ति था, अभी तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, कि अंग्रेजों का कोई आदेश निकले और उसको इस प्रकार से चुनौतीपूर्ण तरीके से कोई जवाब दे। अंग्रेज कोई आदेश निकाले, अगले दिन पूरा बाजार खाली, पूरा शहर खाली, जो वो उनका आदेश निकले, कोई सामने खड़ा ही नहीं होता था। पहली बार है कोई व्यक्ति जो अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल करके बोला है कि आपको जो उचित लगे कार्रवाई करिए, हम चंपारण में रहेंगे। गांधी अरेस्ट, गांधी अरेस्ट, कोर्ट में गांधी को पेश किया गया। पूरा चंपारण का किसान कोर्ट के सामने, कोर्ट के चारों तरफ किसान भरा पड़ा है। जज गांधी आजाद हो जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई व्यक्ति
अंग्रेजों को संवैधानिक तरीके से उन्हीं के कोर्ट में हराया है। पहली बार अंग्रेजों का संवैधानिक तौर पे, लीगल तौर पे अंग्रेज हारे और गांधी जीते, भारतीय जीते हैं। नील कमेटी का गठन किया गया और उसमें गांधी को सदस्य बनाया गया है। पहली बार कोई भारतीय अंग्रेजी कमेटी का सदस्य बना है। उसमें बोला गया कि किसके कितना क्षति पहुंचा। गांधी पहले से ही सर्वे करके रखे हैं, रजिस्टर ले जाकर सामने रख देते हैं। गांधी सबको मुआवजा दिलवाते हैं। अब गांधी हीरो बनने वाले हैं। बिहार, चंपारण में गांधी हीरो बन चुके हैं, जो शांति के तरीका से, अहिंसा के तरीका से अंग्रेजों को हराए भी और किसानों का जो मुआवजा हुआ था, जो क्षति पहुंचा था, उसको रिकवर भी करवाए हैं गांधी। अब यहां से गांधी की महात्मा बनने की प्रक्रिया शुरू होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा का उपाधि दिया, इससे खुश होकर। आप जब गांधी को पढ़िएगा तो गांधी प्रारंभिक दौर से या शुरू से अंग्रेजों का विरोध नहीं किए हैं। 1915 में जब गांधी भारत आते हैं तो आप देखिएगा कि ये भारतीयों को प्रोत्साहित करते हैं कि अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाओ, अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाओ। इन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट का उपाधि दिया गया, इसी कारण से गांधी को। और अंग्रेज इनके रवैये से खुश हैं कि अंग्रेजों के फेवर में है ये, और गांधी को केसरे ए हिंद के उपाधि से नवाजा गया है। लेकिन गांधी 1917 में अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए। 1918 अहमदाबाद, मिल मजदूर। अहमदाबाद में प्लेग का बीमारी फैला था। वहां के मिल मजदूर प्लेग से मर रहे थे। तब वहां के मिल के मालिकों ने एक काम किया, एक प्लान बनाया कि मजदूरों को कुछ इंसेंटिव दिया जाए, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए, एक्स्ट्रा मुआवजा दिया जाए, ताकि जो वहां के वर्कर हैं, लेबर हैं, वो पैसे के लालच में मिल में काम करने आए और मिल बंद ना हो। हुआ भी यही। वहां के मिल के मालिक ने जब इंसेंटिव दिया तो यहाँ के मजदूर सामने मौत को देखकर भी काम करने चले गए। लेकिन प्लेग का बीमारी समाप्त हो गया। अब मिल मालिकों ने एक प्लान बनाया कि अब जो इंसेंटिव दिया जा रहा था, जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा था प्लेग के नाम पर, अब उसको बंद किया जाए। मिल मजदूर इसको लेकर के आंदोलन किए कि नहीं, अब महंगाई भी तो बढ़ गया, अब एक और अगर पैसा बढ़ गया तो बढ़ गया, सैलरी बढ़ गया तो बढ़ गया, अब कम नहीं होना चाहिए। लोग गांधी को इनवाइट करते हैं, गांधी उस आंदोलन का नेतृत्व करने जाते हैं और देखते हैं कि गांधी वहां की मिल मजदूरों की समस्या को सुनते हैं और मजदूरों का समर्थन में उतर जाते हैं और उनका इंसेंटिव जो था वो कंटिन्यू करवा देते हैं। गांधी एक बार फिर से जीते। 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन पर उतरे हुए हैं। उनका समस्या यह है कि उनका फसल नहीं हुआ है और लगान जो है से मांगा जा रहा है। किसान इस पर लगान देने में विवश है। गांधी वहां किसानों के समर्थन में उतरते हैं और उनका लगान माफ कराते हैं। गांधी बैक टू बैक भारत में 3 आंदोलन का नेतृत्व किए, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, और तीनों में गांधी का जीत हुआ, वो भी सत्य और अहिंसा के तरीके से। ये बहुत बड़ी बात थी। गांधी का जीत हुआ। लेकिन समय आगे और बढ़ रहा है। भारतीयों में गांधी चर्चा के विषय बन चुके हैं कि कोई तो है जो हीरो हमारे यहाँ आया है, साउथ अफ्रीका से आया है, जो अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी बोलता है, लॉ जानता है और अंग्रेजों को हरा रहा है। बैक टू बैक
लगातार 3 जीत गांधी को हीरो बना देता है। पूरे देश में गांधी के प्रति समर्थन उमड़ पड़ता है। इसी बीच 1919 में आप देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो रहा है 1918 में। गांधी भारतीयों के समर्थन में रहते हैं कि आप सेना में, ब्रिटेन की सेना में भाग लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अंग्रेज आपको मदद करेंगे। लेकिन होता ठीक इसके उल्टा है। समय 1919 रॉलेट एक्ट अंग्रेज के द्वारा लाया गया, जिसमें भारतीय को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के सोटा जा सकता है, पीटा जा सकता है, कोई खोज खबर नहीं है। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक आक्रोश आया। देश को लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो जाएगा तो भारत के लिए कुछ गुड न्यूज आएगा, अच्छा न्यूज आएगा। लेकिन यहां पर हुआ ठीक इसका उल्टा। रॉलेट एक्ट, बिना सबूत के किसी को उठाया जा सकता है, जेल में डाल दिया जा सकता है, किसी को पीटा जा सकता है। पूरे भारतवर्ष में आक्रोश आ गया, भारतीय जनता में आक्रोश फूट रहा है। रॉलेट एक्ट के विरोध में अलग अलग जगहों पे आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी बीच पंजाब में 2 व्यक्ति हैं, सत्यपाल और किचलू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके समर्थन में जालियावाला एक जगह है, जालियावाला बाग में हजारों की संख्या में लोग एकजुट हुए हैं और जनरल ओ डायर ने उन निहत्थे लोगों पर, क्या बूढ़ा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, गोली चलवा देता है। पूरे भारत देश सदमा में। 1919 जालियावाला बाग हत्याकांड, पूरा भारत सदमा में। अब सदमा में भी है और आक्रोश भी है। अब हुआ कि नहीं, अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ में आंदोलन। कोई तो होगा हीरो जो हमारे सामने आएगा। सामने फ्रंट पे खेलने के लिए गांधी को लाया गया। 1919 खिलाफत आंदोलन चल रहा है तुर्की के खिलाफ। तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत के मुसलमान जो लोग हैं वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में गांधी को मौका मिल जाता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। गांधी समर्थन करते हैं खिलाफत आंदोलन का। अली बंधु के नेतृत्व में चल रहा था, शौकत अली, मोहम्मद अली। 1920 में असहयोग आंदोलन भारतीय द्वारा शुरू किया जाता है और असहयोग आंदोलन 1920 में जो शुरू हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जबरदस्त तरीके से इसको जन समर्थन मिला। गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर शुरू हुआ था कि हम लोग अहिंसात्मक ढंग से इस आंदोलन को चलाएंगे। असहयोग, अंग्रेज का सहयोग ही नहीं करेंगे। उसका कपड़ा धोना है, नहीं धोएंगे। उसको बाल काटना है, नहीं काटेंगे। उसका चूल्हा फूकना है, नहीं फूकेंगे। किसी भी तरह से अंग्रेज को सहयोग नहीं करेंगे। अंततः विवश होकर अपने चला जाएगा। असहयोग आंदोलन, पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा था जबरदस्त तरीके से। मास पॉपुलेशन इसको कवर कर रहा था, पैन इंडिया मूवमेंट जिसको कहा जाता है। लेकिन इसी बीच में एक घटना घटता है 5 फरवरी 1922, चौरा चौरी कांड। वहां पर कुछ पुलिस के द्वारा भारतीयों पर लाठीचार्ज किया गया, गोली बरसाया गया, कुछ भारतीय की मृत्यु हो गया। आक्रोशित भीड़ ने 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया थाने में। चौरा चौरी हत्याकांड। गांधी पूरे असहयोग आंदोलन का, पूरा जो 22 लोगों का हत्या हुआ, उसका जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। पूरा देश गांधी पर आक्रोशित हो जाता है। क्या जरूरत था बंद करने का? गांधी को पता था हम हथियार से अंग्रेजों के सामने नहीं लड़ सकते हैं, हम सत्य के ही बल पर लड़ सकते हैं। जिस देश में 90% लोग नंगे हैं, भूखे हैं, वो कैसे अंग्रेजों से हथियार से सामना करेंगे? पूरा का पूरा जिम्मेदारी अपने माथा पर लेकर गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित किया। गांधी को जेल की सजा कर दी, 6 साल के लिए जेल। स्वास्थ्य कारणों से गांधी 22 में जेल हुआ। स्वास्थ्य कारणों से गांधी 1924 में बाहर आ गए। कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन, गांधी भाग ले रहे हैं। फिर से एक बार वही जोश, वही जुनून।
गांधी अपनी विचारधारा नरमपंथी है, लेकिन कुछ कुछ जो लोग हैं यहां पर आप देखिएगा कि गांधी से चौरा चौरी कांड के बाद नारुष्ट हो गए हैं, गर्मपंथी विचारधारा अलग हो गया। उनका मानना है कि नहीं, सत्य के दम पर केवल आजादी संभव नहीं है, उसके लिए कुछ उग्रवादी गतिविधि जरूरी है। 1919 साइमन कमीशन का गठन हो रहा है। साइमन कमीशन का गठन भारत में हुआ है भारतीयों के असेसमेंट के लिए, भारतीयों के मूल्यांकन के लिए कि 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था वो कहां तक सफल हुआ। लेकिन भारतीय के मूल्यांकन के लिए जो कमेटी गठन हुआ है साइमन कमीशन, उसमें एक भी भारतीय नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि जम्मू कश्मीर की समीक्षा के लिए कमेटी बन रहा है, उसमें सारे के सारे लोग तमिलनाडु से हैं। उनको क्या पता कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। इसी बात को लेकर साइमन कमीशन के प्रति विरोध था। पूरे भारतवर्ष से लोग साइमन कमीशन का विरोध जता रहे थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। मुंबई में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। पूरे देश में साइमन गो बैक का नारा लग रहा था। पंजाब में इसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं लाला लाजपत राय, और आंदोलन का नेतृत्व करने के समय पुलिस अधिकारियों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। पूरा देश एक बार फिर हदप्रद रह गया। अब एक बार फिर से हुआ कि नहीं, एक बार फिर से एक आंदोलन का जरूरत है। गांधी फिर से एक बार आंदोलन के लिए तैयार हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। हम लोग अवज्ञा करेंगे अंग्रेजों का, अवहेलना करेंगे अंग्रेजों का, और उसी का एक कड़ी है दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही कड़ी है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर नमक बनाने पर भी टैक्स लगा दिया था कि कोई नमक भी खाएगा उस पर भी टैक्स लगेगा। कोई सोचने वाली बात है? कोई व्यक्ति बिना चीनी के, बिना मीठा के रह सकता है, कोई व्यक्ति बिना नमक के कैसे रह सकता? नमक पर भी टैक्स। लोगों में आक्रोश था। गांधी जी कहे नहीं, टैक्स देंगे हम लोग। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से निकल दिए दांडी की ओर। दांडी पहुंचते हैं, हाथ में पानी लेकर नमक बनाते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे इस नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। गांधी जब निकले थे तो 78 व्यक्ति केवल थे उनके साथ, लेकिन जब दांडी पहुंचते हैं तो उनके साथ में लाखों व्यक्ति हैं जो समुद्र के किनारे हैं, नमक बना रहे हैं। और गांधी ने नमक कानून का विरोध करके नमक बना के दिखाया। गांधी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। दांडी आंदोलन शुरू हुआ, गांधी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। दूसरे तरफ 1919 में जो साइमन कमीशन आया था, 1929 में अपना रिपोर्ट ब्रिटेन भेजता है और उस पर गोल मेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930। भारत से जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। गांधी जेल में। ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम पूछता है कि गांधी कहाँ है, पूरे दुनिया में जिसका चर्चा हो रहा है। वायसराय इरविन कहता हूं तो जेल में है, नमक कानून के विरोध किया था, जाकर के दांडी में नमक बना रहा था हथेली में पानी लेकर। कहा जाओ फिर से गांधी को लाओ। इरविन भारत आता है और जेल में गांधी से वार्ता करता है। यहीं पर गांधी को लेकर आलोचना होता है। गांधी बोलते हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी सहयोगी हैं, जो भी राजनीतिक कैदी है, जो आपराधिक कैदी नहीं है, उनको रिहा किया जाए। गांधी पर यहीं पर आलोचना लगता है, इन्होंने भगत सिंह की रिहाई का मांग क्यों नहीं किया। दोनों की विचारधारा अलग थे, तत्कालिक परिस्थितियां अलग थी। दोनों का अपना अपना योगदान है। गांधी का अपना योगदान है, भगत सिंह का अपना योगदान है। भगत सिंह खुद नहीं कभी चाहते थे उनको फांसी माफ हो, फांसी से रिहाई हो। फांसी तो छोड़ो, तो बोलते थे कि हमको गोली मार दिया जाए, क्रांतिकारी को गोली का सजा दिया जाए, वो भी चौराहे पर, ताकि देश से हर एक नौजवान भगत सिंह बने। गांधी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात करते हैं। इरविन मान जाते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931।
गांधी ब्रिटेन जाने के लिए तैयार हो गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी आधा धोती लपेटे हुए हैं, आधा ओढ़े हुए हैं, जॉर्ज पंचम की महल में प्रवेश कर रहे हैं। जॉर्ज पंचम जब देखता है कि यह व्यक्ति पूछता है कि तुम्हारे शरीर में वस्त्र कहाँ है, गांधी वो व्यक्ति है जो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी, जिसके दुनिया का 2/3 हिस्से पर हुकूमत चल रहा है, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि मेरे और मेरे पूरे भारतीय भाई बंधु का वस्त्र तो तुमने चुरा लिया। लोग आज गांधी को गाली देते हैं, गांधी को गाली देना बहुत आसान है। गांधी ने भारतीयों को कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जहां पर बोलना था वहां डंके की चोट पर बोले। जॉर्ज पंचम स्तब्ध रह गया। जॉर्ज पंचम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक पंचाट की बात कहता है, भारतीयों को तोड़ने की बात कर रहा है, तोड़ने का जिक्र कर रहा है। 1909 मुसलमानों के लिए पृथक अधिवेशन, पृथक निर्वाचन। 1919 क्रिश्चियन के लिए, सिख के लिए पृथककरण का व्यवस्था, और इसी को और विस्तृत रूप दिया जा रहा है 1931 में सांप्रदायिक पंचाट के नाम पर। गांधी जी इसका विरोध किए, पुरजोर विरोध किए। गांधी वापस आ गए और फिर से समन्वय अवज्ञा आंदोलन में लग गए। गांधी को फिर से पकड़कर जेल में डाल दिया गया। गांधी फिर से जेल में चले गए। स्वास्थ्य कारणों के देखते हुए फिर से गांधी का रिहाई हुआ। जब जेल में थे उसी समय गांधी अंबेडकर सांप्रदायिक पंचाट से सहमत हो जाते हैं। गांधी उसका विरोध करते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं। गांधी उस दिन हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया है। आप समझिए इस बात को, नहीं तो भारत का फिर से एक बहुत बड़ा खंड अलग होने वाला है। गांधी के कहने पर अंबेडकर मान जाते हैं और गांधी पूरे देश को आह्वान करते हैं कि हमारे देश के अल्पसंख्यकों के लिए, अछूतों के लिए मंदिर खोले जाएं, तालाब खोले जाएं, कुआं खोला जाए। ये जेल से कर रहे हैं देश के लिए, ताकि देश के लोग एक हो जाए। अस्वास्थ्य कारणों से गांधी को फिर से एक बार जेल से रिहा कर दिया जाता है। 1939 त्रिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। गर्मपंथियों का दबदबा हो चुका है थोड़ा। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। 39 में फिर से खड़े होते हैं। गांधी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस में गर्मपंथियों का प्रभाव बढ़े। गांधी अपने तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा करते हैं, पटाभी सीतारामैया, और बोलते हैं कि पटाभी सीतारामैया का हार मेरा व्यक्तिगत हार होगा। और पटाभी सीतारामैया 1939 में हार जाते हैं। गांधी बहुत नारुष्ट होते हैं। सुभाष चंद्र बोस जीत चुके हैं, लेकिन गांधी के नाराजगी को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया। जो लोग भगत सिंह को चाहते हैं, जो लोग सुभाष चंद्र बोस को चाहते हैं, चंद्रशेखर आजाद को चाहते हैं, सैल्यूट है आपको, लेकिन आप गांधी को भी पढ़िए और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को अच्छे से पढ़िए। वैचारिक मतभेद होना कोई व्यक्तिगत, कोई गलत बात नहीं है। मानवीय मतभेद नहीं होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस वही व्यक्ति हैं जो गांधी के नाराजगी के चलते अपना नाम वापस ले लिए, जीता हुआ इलेक्शन। और यही सुभाष चंद्र बोस आगे जाकर के महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि देंगे। क्योंकि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सबको पता है कि गांधी का करने का अपना तरीका है, ये गलत तो नहीं है। जनमानस को लेकर चलते हैं, ये सब में कैपेसिटी नहीं है, इनका जो अपना मन है करने दिया जाए, देश के लिए ये भी अग्रसर है। 1940 अंग्रेज हमारे यहाँ सामने अगस्त प्रस्ताव ला के रखता है। सेकेंड वर्ल्ड वार फिर से शुरू हो चुका है। हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में मुखी खा चुके हैं, हमारे साथ चीटिंग हुआ था, धोखा हुआ था।
गांधी लोगों को बोले थे कि हाँ सेना में शामिल हो जाओ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो जाएगा तो कुछ भारतीयों के लिए अच्छा आएगा न्यूज। और परिणाम क्या था? रॉलेट एक्ट, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, फिर से सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ है। भारतीय इस बार तैयार हैं, नहीं अबरी चीटिंग नहीं होगा, इस बार चीटिंग नहीं। अंग्रेज फिर से हमारे सामने एक पासा फेंकता है। 1940 अगस्त प्रस्ताव कहता है कि वायसराय के काउंसिल में भारतीयों की सदस्यता बढ़ा दी जाएगी। भारतीय कहते ले जाओ ले जाओ ले जाओ, खत्म, हमको चाहिए केवल आजादी, पूर्ण स्वराज का नारा गूंज रहा है। अगस्त प्रस्ताव भारतीय स्वीकार नहीं करते हैं। 1942 क्रिप्स मिशन आता है। अब अंग्रेजों को लग रहा है कि कैसे भी हो भारतीयों का जन समर्थन लिया जाए। हालांकि भारतीय सेना अभी भी अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही है, लेकिन जनमानस का समर्थन नहीं है अंग्रेजों को। 1942 क्रिप्स प्रस्ताव सामने, भारतीयों के लिए फिर से अंग्रेजों एक पासा फेंकते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में डोमेनियन स्टेट का बात दोहराया गया। कहा गया कि भारत को एक डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, अधिराज्य। ब्रिटेन की हुकूमत हम पर रहेगी, लेकिन हमें थोड़ा सा स्वायत्ता दिया जाएगा। गांधी इसको पोस्ट डेटेड चेक कहें, वापस ले जाइए। ये सब पहले अगर आता तो कुछ बात बनता, अब नहीं, अब सीधे आजादी, सीधे आजादी, बीच में कुछ कोई समझौता नहीं। अंग्रेजों को अब धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगा कि भारतीय अब झुकने के लिए तैयार नहीं है। 1942 भारत का भारत छोड़ो व्यापक आंदोलन शुरू होने वाला है। गांधी नारा दे रहे हैं आर और पार की लड़ाई की, डू और डाई, करो और मरो। या तो इस बार हम जीतेंगे, नहीं तो जीत के लिए अपना जान न्यौछावर कर देंगे। ऑपरेशन जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है, अंग्रेज ऑपरेशन जीरो आवर चलाते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे भारत के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंग्रेज को अब बात समझ में आ रहा है, अंग्रेज गांधी को इस बार गिरफ्तार करके जेल में नहीं रखे हैं, आगा खां पैलेस पुणे महल में रखे हैं, पैलेस, ताकि जनता के बीच एक मैसेज जा सके कि गांधी जेल में नहीं है। सारे बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में रिहा जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में। लोग अपने अपने तरीका से, अब जो द्वितीय पंक्ति के जो नेता थे उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। प्रथम पंक्ति की सारे बड़े नेताओं गिरफ्तार हो चुके हैं। उषा मेहता रेडियो के माध्यम से लोगों तक जन जन संवाद पहुंचाने का काम किया है। जयप्रकाश नारायण दीपावली के दिन हजारीबाग जेल फान करके भाग गए नेपाल, आजाद दस्ता का गठन किया और वहां से मुहिम चलाए। अंततः अब अंग्रेजों को बात समझ में आ गया कि भारतीयों को अब लंबे समय तक गुलामी की दास्ता में नहीं रखा जा सकता है। ब्रिटेन की जो हलचल है, ब्रिटेन की जो सत्ता है, उसमें हलचल आ चुका है। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जो सरकार है वो घोषणा करती है कि अगर हम सत्ता में आए तो भारतीय उपनिवेश को स्वतंत्र कर देंगे। और आखिर अंततः वह दिन हमारा आ ही गया, 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन इस आजादी के आते आते हमारा देश दो हिस्सों में बट गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लोग गांधी पर आरोप लगाते हैं कि देश का विभाजन गांधी ने करवाया। जो भी लोग गांधी पर आरोप लगाते हैं या लांछन लगाते हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी गांधी को पढ़ा ही नहीं। एक बार आप गांधी को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको जो लांछन लगाना है लगाइए। गांधी पर लांछन लगाना सबसे आसान काम में से एक काम है। गांधी कभी भी दो राष्ट्र का समर्थन नहीं किया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे
गांधी को गोली मार देता है। ये आरोप लगाकर कि गांधी ने देश का विभाजन करवाया, गांधी पाकिस्तान को पैसे देने की बात कर रहे हैं। अरे तुमको गोली ही मारना था तो जिन्ना को मार देते ना, खत्म हो जाता बात। जिन्ना को मार देते गोली। आप इतिहास उठाकर पढ़ के देखता कि दो राष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, कौन दो राष्ट्र की बात कर रहा है, कौन दो राष्ट्र की मांग कर रहा है। गांधी को तो कोई एक पद भी नहीं चाहिए था। आप पढ़ के देखिए, देश आजाद हो चुका है, लोग प्रधानमंत्री बनने की होड़ में खड़े हैं कि प्रधानमंत्री का पद हमको चाहिए। गांधी एक बार भी बोले हो कि हाँ हमको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, कोई भी पद एक दे दो? लेकिन आरोप हम गांधी पर लगाते हैं। गांधी का क्या जरूरत था? अच्छा तो उनका जीवन चल रहा था साउथ अफ्रीका में, कोट सूट टाई बेल्ट में रहने वाला आदमी आधा धोती में आ गया, भारतीय को समझ करके, भारतीय जनता के दर्द को समझ करके। और आज भारत का यूथ गांधी को गाली देने में इतना सा भी संकोच नहीं करता है। और ये बात कुछ लोगों को बहुत पहले समझ में आ गया था, और उसमें से एक व्यक्ति हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। वैज्ञानिकता की पराकाष्ठा, दुनिया के दो चार शीर्ष वैज्ञानिकों में से अगर नाम लीजिएगा तो उसमें एक नाम आता है एल्बर्ट आइंस्टीन का। वो पहले ही बोला था कि आने वाले समय की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो ये बात कतई नहीं बर्दाश्त करेगा, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई इस प्रकार के हाड़ मांस का गांधी जैसा व्यक्ति हुआ था। लोग मानेंगे ही नहीं, जो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया देश के लिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए केवल देश की आजादी के सिवा। बहुत दुख की बात है कि हम लोग गांधी को नहीं समझ पाए हैं। गांधी को पढ़ने का जरूरत है, गांधी को समझने का जरूरत है। एक बार आप गांधी को समझ लीजिए, आप अपने देश को समझ लीजिएगा। जिस देश में 90% लोग भूखमरी के शिकार थे, जिस देश में 90% लोग अशिक्षित थे, वहां पर जाकर के गांधी ने लोगों को बताया कि राष्ट्र क्या होता है। आम जनता से, घर से लोगों को रोड पर लाएं, सड़क पर लाएं, और ब्रिटानिया हुकूमत को भारत से खदेड़ भगाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी गांधी से सीखिए। गांधी ने यहां तक बोला था कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, व्यक्तिगत पद का तो बात ही खत्म। नाथूराम गोडसे जब गांधी को मारे थे तब भी गांधी बोले थे कि इसको किसी प्रकार का सजा नहीं दिया जाए। इतने बड़े अहिंसा के पुजारी थे गांधी। गांधी के अंतिम शब्द थे हे राम। इसी के साथ इस वीडियो का समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरा वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको गांधी के जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।